नमस्कार मित्रों। 22 जुलाई यानी विश्व ब्रेन दिवस। 22 जुलाई को पूरी दुनिया विश्व ब्रेन दिवस के रूप में मनाती है। क्यों मनाती है? क्योंकि ब्रेन डिजीज से दिमागी बीमारी का करीब करीब अच्छा खासा संख्या है दुनिया में इसके मरीजों का, तो उनको जागरूक ढंग जरा करना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत लोग इसको भूत प्रेत का बीमारी समझते हैं, तो ये जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। बहुत सारा बीमारी है, वो सब की मैं चर्चा करूँगा। ये कब से मनाया जाने लगा? ये जब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है ये चलन शुरू हुआ करीब 2014 ईस्वी से। 22 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? इसीलिए क्योंकि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी, जो कि न्यूरोलॉजी की सबसे बड़ी संस्था है पूरे विश्व की, उसकी स्थापना 22 जुलाई को ही हुई थी 1957 ईस्वी में, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट का एक बहुत बड़ी संस्था है और वो गाइडलाइन जारी करती है। तो उसी के चूँकि उसका इस्टेब्लिशमेंट उसी दिन हुआ था, इसलिए उस दिन को चूज किया गया विश्व ब्रेन दिवस के रूप में मनाने के लिए। ये ऐसा किया गया और 2014 से मनाया जा रहा है। हर साल अलग अलग थीम होता है। जैसे 2018 का थीम था कि जो वातावरण में जो प्रदूषण है, तो प्रदूषण के चलते जो दिमागी बीमारियां हो रही हैं उससे कैसे हम निपटें, क्योंकि विश्व में केवल 10% ही लोग ऐसे हैं जिनको कि बिल्कुल प्रदूषण मुक्त एयर मिलता है। तो 2018 का वो थीम था। 2019 का थीम था माइग्रेन के संबंध में, कि माइग्रेन से जुड़ी हुई सारी भ्रांतियों को दूर करें कि माइग्रेन ठीक हो सकता है, इसके बारे में लोगों को बताएं। और जो इस साल का थीम है 2020 का, वो है पार्किंसोनिज्म। तो पार्किंसोनिज्म एक इम्पोर्टेंट बीमारी है जिसके संदर्भ में लोगों को जागरूक करना। तो हर साल अलग अलग थीम होता है। तो थीम तो एक मुद्दा है, लेकिन ओवरऑल इसका एम क्या है कि मानसिक और जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हैं, मेंटल डिजीजेस हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना। लोगों को यहाँ जानना चाहिए कि दिमागी बीमारियों में हम लोग बेसिकली दो भाग में बांट सकते हैं। एक वो बीमारी जिसमें कि आपका अफेक्ट पर्सनालिटी चेंज हो जाता है, जिसमें कि आपका सोचने समझने का क्षमता चेंज होता है, और एक जिसमें कोई आपको ऑर्गेनिक लीजन मिलने लगता है, जैसे कि मूवमेंट में डिसऑर्डर या फिर वो हेडेक वगैरह। तो हम उसको ज़्यादातर ऐसे केसेस को दो लोग ट्रीट करते हैं, या तो न्यूरोलॉजिस्ट या तो साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट का ज़्यादातर जो रोल होता है कि जो दिमागी बीमारियां हैं जिसको कि बाहरी बिहेवियर में जो परिवर्तन लाती हैं, तो उसको ज़्यादातर साइकेट्रिस्ट ट्रीट करते हैं। और जो प्योर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जैसे कि मूवमेंट का डिसऑर्डर, जैसे ये रिजिडिटी का डिसऑर्डर, जैसे लकवा मारना, ये सब को न्यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं। लेकिन मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट HOD स्किन BD IGMS पटना। तो मैं एक चमड़े का डॉक्टर हूँ, और इस पर क्यों बोल रहा हूँ उसका कारण ये है क्योंकि मेरा जो सबसे फेवरेट बीमारी है वो SLE है। और SLE का इलाज करते करते मैंने ये सीखा कि SLE में आपको सीजर भी होता, एपिलेप्सी भी होता, और बहुत सारा एपिलेप्सी का मरीज को मैंने ऐसा इलाज किया जो कि न्यूरोलॉजिस्ट से इलाजरत थे, लेकिन वो हमारे पास आए ड्रग रिएक्शन के रूप में। लेकिन जब मैंने जांच कराया तो उनको SLE था, और जब मैंने दवा दिया तो न केवल वो ड्रग रिएक्शन ख़त्म हुआ, बल्कि उसका SLE भी, उसका सीजर भी ख़त्म हो गया। लेकिन जो डॉक्टर से, वो न्यूरोलॉजिस्ट से इलाज करा रहा था वो मरीज़, वो कभी भी पूरा जांच नहीं कराता। न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पूरा जांच नहीं कराते, वो केवल CT स्कैन MRI करा करके और अंदर का चीज़ देखते, और खून का, पेशाब का पूरा जांच वो नहीं कराते। इसलिए वो अंदर का वो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम को समझ नहीं पाए, और उसके वजह से उसका क्या हुआ कि केवल सीजर का दवा चलते रहा, यानी कि केवल लक्षण का दवा दिया जाने लगा। हमको अगर दर्द है तो हम पेन किलर खा लें, तो लेकिन पेन जिस कारण से हो रहा है उस कारण को हम दूर नहीं करें, तो क्या होगा कि आज एक पेन किलर खा रहे हैं, कल दूसरा पेन किलर, पता चला कि 4 हम पेन किलर ही खा रहे हैं। तो इस ढंग से क्या होगा कि बीमारी कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे हमको सीजर हो रहा है, तो हम सीजर को कम करने के लिए, यानी ब्रेन एक्टिविटी जो एक अचानक ज़्यादा हो रहा है, स्टिमुलेट ज़्यादा कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ज़्यादा भेज रहा है दिमाग, तो उसके वजह से हमको ये मिर्गी जैसा दौरा पड़ रहा है। तो हम क्या करें कि भाई हम ऐसा दवा दें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को शांत करे। लेकिन अगर हमको एक दवा से कंट्रोल नहीं हो रहा है, फिर दूसरा दवा दें, फिर तीसरा दवा दें, लेकिन इससे क्या होता है कि वो उसका जो जड़ है, जिस कारण से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ज़्यादा हो रहा है, उसको आप दूर नहीं कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, पता चला कि
किसी को अगर इपिलेप्सी हुआ तो 5 साल 10 साल से दवाई चल रहा है, और दवा चलते चलते अल्टीमेटली उसको न्यूरोलॉजिस्ट कह देते हैं कि भाई अब आप जो है ऑपरेशन कराइए, और फिर न्यूरोसर्जन के पास वो भेज देते हैं। बहुत सारा एपिलेप्सी सर्जरी भी निकल गया है। इवन पार्किंसनिज्म के लिए भी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करके एक टेक्निक ईजाद किया गया है, जिसमें कि हम लोग किसी खास हिस्से को स्टिमुलेट करते रहते हैं, तो उसके चलते उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अल्टर करते हैं। लेकिन ये भी फेल हो जाता है अगर हम ये नहीं समझें कि जिस कारण से ये हो रहा है, अगर हम उसको दूर नहीं करेंगे तो बीमारी जड़ से कभी नहीं जाएगा। तो हम जब चमड़े का इलाज करते करते ये सीखे कि दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता, चमड़ा का बीमारी तो अंदर की गड़बड़ी का बाहरी रूप होता है। तो हमारे साथ ऐसे बहुत सारे मरीज आए जो कि जिनको एक्जिमा था, जिनको सफ़ेद दाग था, और उनको साथ साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी था, जैसे कि बीपी था, चीनी था, गठिया था, और उनको साथ में माइग्रेन भी था या एपिलेप्सी भी था। तब जब हम इसको जोड़ के देखे और सबका जब जांच कराए, पूरा जांच कराते हैं, तो उसमें बहुत सारा एबनॉर्मलिटी निकला, और जब हम करेक्ट किए तो वो पूरा करेक्ट हो गया। यानी होलिस्टिक वे ऑफ ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, कि वो अगर आप करने शुरू कर दीजिएगा तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब जो है कि आप अगर भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ये जो है कि इंदिरा गांधी में करीब करीब 1 लाख मरीज देख करके ये आदमी सीखा। और अब तो आप कह सकते हैं कि अगर हमसे मिर्गी ठीक नहीं होगा, अगर हमसे माइग्रेन ठीक नहीं होगा, तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कारण तो दोनों का एक ही है। और एक और बीमारी हम लोग देखते हैं, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, उसमें भी झिनझिन्नी वगैरह होता है। तो उसी ढंग से अगर आप हम लोग देखते हैं हर्पी जोस्टर, उसमें भी नस का समस्या है। वो नस के थ्रू वायरस जो है वो उसको नस को जला देता है, उसकी वजह से असामान्य अनुभूति दिमाग में जाता है। एक और बीमारी हम लोग ठीक करते हैं, मेराल्जिया पैरास्थेटिका, जिसमें कि एक खास एरिया में सुनापन आने लगता है, असामान्य संवेदना महसूसने लगता है हमारा दिमाग। ये भी नस के गड़बड़ी से होता है। तो इसीलिए ये सब देखते देखते एक पूरा अनुभव आ गया कि नहीं, ये जो है सब बीमारी एक ही कारण से होता। और अभी क्या है कि मैंने जितना भी वीडियोस देखा वर्ल्ड ब्रेन डे पर, मैंने किसी में ये नहीं पाया कि जैसे पार्किंसनिज्म का भी वो बता रहे हैं लेकिन डाइट के बारे में नहीं बता रहे हैं। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी बीमारी की उत्पत्ति में, हमारा गलत भोजन, और इस पर सबसे ज़्यादा मौन लोग साथ लेते हैं। एक दवा, दूसरा दवा, तीसरा दवा, वो दवा के बारे में पूरा चर्चा करते, लेकिन आखिर वो हुआ क्यों इसके बारे में वो चर्चा बिल्कुल नहीं करते। तो इसीलिए हमको लगा कि एक लैकुना है जिसको कि दूर करने की आवश्यकता है। बीइंग ए डॉक्टर, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आप तक एक जागरूकता फैलाएं, क्योंकि हमारे साथ ऐसे बहुत सारे मरीज एनकाउंटर हुए जो हमारे पास आए थे चर्म रोग के लिए, लेकिन जब हम उनका, चूँकि हम बिना भोजन बदले इलाज नहीं करते, मरीज़ का पूरा भोजन बदलते हैं, उसका एक्टिविटी चेंज करते हैं। तो जब हम ये एक्टिविटी चेंज किए, भोजन बदले, तो उनका देखें माइग्रेन भी ऑटोमेटिक ठीक हो गया। बहुत सारे एपिलेप्सी मरीजों को हमने ठीक किया जिनका इलाज बहुत दिनों से चलता आया था। तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये रिलेटेड चीज़ है। शरीर में हर अंग अलग अलग नहीं है, वो सब जुड़ा हुआ है, और गलत भोजन हर अंग को प्रभावित करता है। कैसे करता है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो वैसे तो ब्रेन डिजीज़ एक पूरा चैप्टर है, लेकिन हमको इसको कम से कम समय में आपके लिए यूज़फुल बनाना है। तो हम मोटा मोटी चीज़ बात करेंगे। पहले कुछ सामान्य चीज़ समझ लीजिए कि हमारा जो ब्रेन है वो करीब करीब जो है कि आपका 3 पाउंड का जो ब्रेन है हमारा, ये 1.5 किलोग्राम का आप समझ सकते। तो ये जो है ये 2% बॉडी वेट का दिमाग जो होता है 20% ऊर्जा खाता है, यानी 2% बॉडी वेट ये 20% एनर्जी का को कंज्यूम करता है ये। तो इसलिए अगर आप ये देखिएगा कि जो है कि पूरा वज़न कितना है आपका और उसमें आपका ब्रेन का वज़न कितना है, तो वेट ऑफ द ब्रेन एज कंपेयर टू द वेट ऑफ द होल बॉडी, अगर ये रेशियो निकालिएगा तो ये रेशियो मनुष्य में ज़्यादा होता है, और बाकी जो वर्टिब्रेट होते हैं उनके कंपेरिजन में मनुष्य में रेशियो ज़्यादा होता है। यानी कि मनुष्य का ब्रेन ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड ईश्वर ने बनाया है ताकि इसमें सोचने समझने महसूसने का शक्ति है, कुछ नया चीज़ आप सोच सकते, और यही सोच आगे कल विकास का कारक बनता है। तो मनुष्य जो है सबसे परिष्कृत योनि है, टोटल 84 लाख योनियाँ हैं, तो उसमें सबसे परिष्कृत योनि मनुष्य है जो कि सोचने समझने की क्षमता रखता है। तो ये हमारे ब्रेन का कमाल होता है। और ये ब्रेन किस चीज़ से बना है, तो अगर आप वैसे सोचिएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा ब्रेन 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन ऐसे करके भी डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन। आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सेरेब्रम से बना हुआ है,
और फिर ब्रेन स्टेम है इसमें, सेरेबेलम है इसमें। तो सबसे ऊपर जो है वो सेरेब्रम का पोर्शन है जहाँ पर कि सारा चीज़ डाटा रहता है, सारा वो अलग अलग हिस्सा होता है दिमाग का। जैसे जो ऑक्सीपिटल लोब है वो देखने का काम करता है, टेम्पोरल लोब में सुनने का काम होता है। फिर उसके बाद हमारा ब्रेन जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। तो ऐसा देखा गया है कि जो हमारा लेफ्ट साइड का कंट्रोल है, जो हमारा लेफ्ट साइड का कंट्रोल वो राइट ब्रेन करता है, राइट साइड का कंट्रोल लेफ्ट ब्रेन करता है। और जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो गणितीय चीज़ गणना ज़्यादा करता है, जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो सब लेफ्ट ब्रेन का कमाल है। और जितना भी आर्टिस्टिक काम हम करते हैं, वो जितना भी हम सोचने समझते, कविता लिखते, कहानी लिखते, चित्र बनाते, ये काम हमारा राइट ब्रेन करता है। तो ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दो अलग अलग ब्रेन का हिस्सा है। तो जो लोग वैज्ञानिक होते हैं उनका दिमाग, उनका जो लेफ्ट पोर्शन है वो ब्रेन का ज़्यादा मजबूत होता है, और जो कलाकार होते हैं उनका राइट ब्रेन ज़्यादा मजबूत होता है। इसको भी मोटा मोटी आप समझ सकते हैं। भगवान दो ब्रेन क्यों दिया? दो ब्रेन इसलिए दिया क्योंकि जीवन में दोनों की अहमियत है। धर्म और विज्ञान दोनों जरूरी है, और दोनों का संयम से ही आप जो है कि ये कोई भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ये दोनों जरूरी है, इसीलिए ये जो है कि दो ब्रेन दिया गया है। तो इसीलिए धर्म और विज्ञान दोनों की आवश्यकता है जीवन में। तो दोनों की आवश्यकता है, इसीलिए ये दो ब्रेन दिया गया, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो ये जो है कि ये दोनों ब्रेन दिया गया। और तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और जैसे हमारा बाकी शरीर है वो हमारे गलत भोजन से प्रभावित होता, उसी ढंग से हमारा ब्रेन भी गलत भोजन से प्रभावित होता। तो इसीलिए जो है कि ये हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। भगवान हर प्रकृति का भोजन हर प्रकृति के मनुष्य के लिए नहीं बनाया, लेकिन इंसान मूर्छित बेहोश होकर भोजन करता है। उसको लगता है हर भोजन हमारे लिए ही है, यहीं से बीमारी का शुरुआत हो जाता है। एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, और एक आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन दे, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? तो ये हमें समझना होगा कि हर इंसान के लिए भोजन अलग अलग प्रकार का होना चाहिए। प्रोटीन का काम है इम्यूनिटी स्ट्रेंथ देना शरीर को, फैट का काम है दिमाग और नस मजबूत करना, और हमारा दिमाग 60% फैट से बना हुआ है, ये भी याद रखने की आवश्यकता है। तो फैट को रिप्लेस करने के लिए फैट ही चाहिए आपको। तो ये जो है 60% ब्रेन जो है फैट से बना हुआ है। तो फैट का काम है दिमाग और नस मजबूत करना, फाइबर का काम है आंत मजबूत करना। और जो हमारा एक्टिविटी है वो एक्टिविटी ज़्यादातर जो है कि हमारा वो कार्बोहाइड्रेट से आता है। मेन जो फ्यूल है दिमाग के लिए वो है ग्लूकोज। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, करीब करीब 30 से 40% रेस्टिंग स्टेज में अगर हम रहते हैं तो हमारी टोटल ऊर्जा का जो खपत होता है उसका 30 से 40% अकेले ब्रेन खपत करता है। ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, सोडियम आयन पोटासियम आयन अंदर बाहर आते जाते रहता है। न्यूरॉन जो सेल होता है, एक न्यूरॉन सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है? एक जो न्यूरॉन होता है उसका एक सेल बॉडी होता है, और उस सेल बॉडी से बहुत सारा डेंड्राइट निकला रहता है, जो कि सेंसेशन जो सूचना लाता है सेल बॉडी में, उसको डेंड्राइट कहते हैं। और डेंड्राइट से फिर एक एक्सोन हिलोक पोर्शन रहता है जहाँ से एक्सोन निकलता है, और वो जो एक्सोन निकलता है वो एक्सोन लंबा हो सकता है। एक्सोन चारों तरफ से जो है कि माइलिन शीथ से घिरा रहता है। तो इसीलिए आपका जो दिमाग में ग्रे मैटर और वाइट मैटर करके भी डिवाइड कर सकते हैं, जो सेरेब्रम है उसको ग्रे मैटर वाइट मैटर। तो जो ग्रे मैटर है वो पोर्शन है जहाँ सेल बॉडी रहता है, जहाँ पर सेल बॉडी रहता है, और जो वाइट मैटर है वो उसका सारा एक्सोन का एक्यूमुलेशन है वो। तो आप ऐसा समझिए तो कि जो वाइट मैटर है वो एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सोन्स है, और एक्सोन्स तो लंबा हो सकता है, लेकिन जो न्यूरॉन जो सेल होता है ज़्यादातर 4 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन इसका साइज है। जो न्यूरॉन का जो सेल है उसका साइज है 4 माइक्रोन से करीब करीब 100 माइक्रोन तक। तो ये साइज है, लेकिन जो एक्सोन है वो तो मीटर्स में भी लंबा हो सकता है, और खासकर जिराफ वगैरह का तो बहुत लंबा एक्सोन होता है क्योंकि उसका नेक लंबा होता है। तो आप दिमाग यहाँ सोचते हैं और आपका उंगली मुड़ जाता है, ये उसी तार का कमाल है जो शरीर में तार फैला हुआ है। ज़्यादातर 3 प्रकार का तार होता है, जो दिमाग से सूचना ले जाता, जो और कुछ चीज़ जैसे हम सोचे उंगली मुड़े और उंगली मुड़ गया, तो यहाँ जो सोचे और उसी जो है लेफ्ट साइड का हाथ जो है
वो राइट साइड का हाथ है वो लेफ्ट साइड के ब्रेन से गाइडेड होता है। तो जो है कि अगर हम सोचें और उंगली मुड़ गया तो इस ढंग से ये जो एग्जीक्यूशन होता है उसको मोटर नर्व कहते हैं। एक जो दिमाग में सूचना ले जाता है उसको सेंसरी नर्व कहते हैं, जो दिमाग में सूचना ले जाता है उसको सेंसरी नर्व कहते हैं। और एक होता है ऑटोनोमिक नर्व। ऑटोनोमिक नर्व क्या करता है कि आपको पसीना का सिक्रेशन करता है, ज़्यादा गर्मी में पसीना आता है, थर्मो रेगुलेशन वो करता है, तो वो पसीना करता है। फिर उसके बाद अलावे जो है कि आपका बहुत सारा पायलो इरेक्शन करता है। जब अचानक कोई आप इमोशनली डर जाते हैं, फ्रैटेंड हो जाते हैं, तो आपको पायलो इरेक्शन होता है, आपका सब रोआ खड़ा हो जाता है। तो वो काम भी आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करता है और आपका पोस्चर मेंटेन रखता है। ये भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का काम है। तो ये अलग अलग, ये तो नर्व हो गया, पेरिफेरल नर्व। उसके अलावा बहुत सारा क्रेनियल नर्व होता है जो दिमाग में ऊपर में सबसे बड़ा हुआ सेरेब्रम, और उसके बाद जहाँ पर सेंसरी मोटर सेंटर होता, सुनने का सेंटर होता, देखने का सेंटर होता, और ये सबको एग्जीक्यूट मेमोरी का सेंटर होता। उसके नीचे मिड ब्रेन होता, और मिड ब्रेन के नीचे में फिर रहता है आपका सेरेबेलम, जो कि बेसिकली सेरेबेलम का काम है इक्विलिब्रियम यानी मेंटेन रखना। जो हम जो स्थिर रहते हैं वो सेरेबेलम का कमाल होता। तो शरीर में कोई भी ब्रेन का हिस्सा डैमेज होगा तो आपको उसी प्रकार का जो चीज़ वो करता था, क्योंकि हर हिस्सा का अलग अलग काम है, तो जो हिस्सा भी खराब होगा उस चीज़ का गड़बड़ी आपको परिलक्षित होने लगेगा। और ये गड़बड़ी होगा कैसे? ज़्यादातर जो 3-4 के तरीके से गड़बड़ी होता है। जो हम एक्सेस शुगर खाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का काम है एक्टिविटी, और हम मेहनत किए 2000 कैलोरी, खाना खाए 4000 कैलोरी। अब एक दिन में तो कुछ होगा नहीं। यही हरकत हम रोज़ का रोज़ करते चले गए, तो रोज़ का रोज़ करते चले गए, तो 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। हम खा तो लिए लेकिन उतना चले नहीं। तो अगर हमारा रेस्टिंग कैलोरी खर्चा कितना है? 1500 कैलोरी जो BMR है, और हम एक्स्ट्रा खर्चा किए 400 कैलोरी और, तो यानी टोटल खर्चा किए 1900 कैलोरी। पता चला हम जो खाना खा रहे हैं उसमें खा रहे हैं 3000 कैलोरी। तो हम एक तो एक्सेस कैलोरी खाए, और वो जो एक्सेस कैलोरी खाए उसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट था। अब कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा चीज़ है जिसको हमारा जो इंटेस्टाइन है वो खटक से खींच लेता, क्योंकि उसको लगता है कि आज चीनी मिल गया हमारा जीवन चल गया, कल अगर चीनी नहीं मिलेगा तो जीवन कैसे चलेगा। वो चीनी को शरीर 100% सोख लेता, और अंदर सोख करके उसको क्या करता, या तो उसको चर्बी बनाता तो मोटापा का बीमारी, या तो उसको एलर्जी यानी एक प्रकार का तेजाब बनाता तो एलर्जी का अलग अलग बीमारी, और नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़क देता तो इन्फेक्शन शुरू हो जाता। और ध्यान दीजिएगा कि जो आदमी ज़्यादा कैलोरी लेगा और ज़्यादा कार्ब्स लेगा खासकर, और कम मेहनत करेगा, तो उसमें खाली एक ही प्रकार का बीमारी नहीं होगा, शरीर तो एक ही न है। इसलिए अगर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाइएगा तो वही चीनी चर्बी बन के अलग प्रकार का बीमारी कराएगा, वही चीनी तेजाब यानी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन बन के अलग प्रकार का बीमारी कराएगा, और वही चीनी एज इट इज जहाँ तहाँ छिड़क दिया जाएगा तो उसके चलते वो इन्फेक्शन का कारक बनेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जिसको भी इन्फेक्शन है देखिएगा उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम का भी लक्षण होगा, उसको एलर्जिकल डिजीज का भी लक्षण होगा, क्योंकि शरीर जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर आपको किसी भी मरीज को इलाज करना है तो आपको होलिस्टिक अप्रोच में करना होगा। अगर आप खाली दिमाग का इलाज कीजिएगा तो आपको ये भी जानना चाहिए कि जिस कारण से दिमाग का बीमारी हुआ उसी कारण से बीपी, चीनी, थायराइड, गठिया, दमा, मिर्गी भी हुआ। तो आप अगर ये नहीं कर सकते कि खाली मिर्गी के लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दे दिए। अगर आप इस ढंग से खाली एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दे दीजिएगा तो उससे नुकसान क्या होगा? उससे नुकसान क्या होगा कि मरीज का बीपी, चीनी भी उसी ढंग से पलता बढ़ता रहेगा, और ज़्यादा जोगी मत उजाड़। अगर आप बोलिएगा बीपी के लिए वहाँ जाओ, चीनी के लिए वहाँ जाओ, गठिया के लिए वहाँ जाओ, तो मरीज तो पागल हो जाएगा। तो आपको ये समझना होगा कि अगर जड़ से ठीक करना चाहते हैं एपिलेप्सी तो ये तभी होगा जब उसका भोजन बदल दीजिए, और अगर मरीज भोजन बदल देगा तो उसका सब बीमारी चला जाएगा, क्योंकि बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी किसी को दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के वो किसी भी दिशा में गया होगा, पुनः स्वास्थ्य तक लौटना आसान हो जाएगा। यानी कि आप जम के चीनी खाते थे और नहीं टहलते थे, आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते थे और मेहनत बिल्कुल नहीं करते थे, 1.5 घंटा भी रोज नहीं टहलते थे। अब आप उल्टा काम कीजिए तो आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म उल्टा हो जाएगा। अभी तक आप जम के चीनी खाते थे, नहीं टहलते थे, तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी से चर्बी भी बनाया, तो चर्बी खून के नली में जमा हुआ तो बीपी का बीमारी है ना, और हार्ट के नली में, कोरोनरी आर्टरी में जमा हुआ तो हार्ट अटैक, दिमाग के नली में जमा हो गया अंदर में तो स्ट्रोक का बीमारी, लकवा मार देगा, और अगर दिमाग के नली के बाहर में जमा हो गया तब माइग्रेन का बीमारी, और अगर ओवरऑल जहाँ तहाँ जमा हो गया
तो बेचैनी, घबराहट, अधिकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन, यानी एंग्जाइटी, डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। और अगर जो है कि ये चर्बी जो एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी बनाए यहाँ जमा हुआ तो थायराइड का बीमारी, लैरिंक्स में जमा हो गया तो खराटा शुरू हो जाएगा, स्लीप एपनिया सिंड्रोम। चर्बी लीवर में जमा हो गया तो क्या होगा? फैटी लीवर, कब्ज गैस, यहाँ पर लीवर रहता है, फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो गया तो पैनक्रियाज का बीटा सेल काम नहीं कर पाएगा ठीक से, तो उसके चलते डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास जमा हो गया तो क्या होगा? मासिका गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत, सारा हार्मोन का गड़बड़ी। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास जमा हो गया तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, उसके चलते मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब को आसानी होगा, बार बार यूटीआई का समस्या, कभी कभी पथरी भी बन जाएगा। और चर्बी अगर किसी नस में जमा हो गया तो क्या होगा? नस को दबाएगा, नस को दबाएगा तो उसकी वजह से जो है कि ये आपका झिनझिनी, लहर जलन रहने लगेगा, झिनझिनी, यानी कि असामान्य अनुभूति जो है कि जैसे आप कहीं तार है, तार को दबाएगा तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई नस कहीं दब गया तो उसके चलते क्या होगा? लहर जलन लगेगा। कुछ रहेगा नहीं कि लहर का कोई कारण, लेकिन आपको लगेगा कि अरे बाप रे बाप बहुत लहर रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो ऐसा असामान्य संवेदना दिमाग में सूचना जाते रहेगा। तो ये होगा जहाँ भी वो जमा हो गया तो वो देखिएगा कि फिर जैसे कि एक बीमारी होता है उसको बोलते हैं मेराल्जिया पेरिस्थेटिका, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, वो दबाने से होता है ज़्यादातर। देखिए ये जो पोर्शन है आपका, ये जो हमारा थाई है, ये थाई के पास इस पोर्शन में खासकर देखिएगा, यहाँ पर असामान्य संवेदना होगा, छूने पर असामान्य अनुभूति होगा, तो उसको मरीज बोलेगा सर वहाँ बहुत लहरता है। तो वो जो है, अब उसमें क्या है कि आप ज़्यादातर लोग डॉक्टर क्या करते, एक दे देते हैं वो प्री गावालिन का इलाज और गावापेंटिन, तो ये क्या करता है? नस का कनेक्शन काट देता, तो संवेदना तो दिमाग में पहुंचना कम हो जाता, मरीज का लहर जलन शांत हो जाता, लेकिन इससे वो जड़ नहीं जाता, क्योंकि वो तो चर्बी जमा होने से हुआ है और मरीज को डाइट चेंज बते भी नहीं किए हम। तो जब डाइट चेंज उसको नहीं बताए, एक्सरसाइज नहीं बताए, तब तो वो चर्बी गलेगा ही नहीं। जब चर्बी नहीं गलेगा तब तो फिर हमको जिंदगी भर उसको दवा खिलाना पड़ेगा, और हो सकता है कुछ दिन के बाद उसका डोज बढ़ाना पड़े। गावापेंटिन 300 मिलीग्राम से शुरू करके पता चला हमको 1200 मिलीग्राम तक जाना पड़ा, तो उस ढंग से क्या होगा कि उसका वो कभी भी जड़ से नहीं ठीक होगा। तो जड़ से ठीक करना है तो आपको उल्टा काम करना होगा। अभी तक आप जम के चीनी खाते थे, नहीं टहलते थे, अब आप जम के टहलिए। डॉक्टर बोला 2 घंटा, आप 4 घंटा टहलिए, और जो है कि ऐसा भोजन कीजिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम और प्रोटीन जम के खाइए। तो क्या होगा? जब उल्टा काम कीजिएगा तो अभी तक जो चीनी चर्बी बना था, अब शरीर क्या करेगा? चूंकि आप मेहनत बढ़ा दिए हैं, अब मेहनत के लिए जरूरी है आपका चीनी, तो शरीर क्या करेगा? अभी तक जो जिस चीनी को चर्बी बनाया था, जिस चीनी को ग्लाइकोजन बना के जमा किया था, अब वो उसको गला के वापस चीनी बनाएगा। चूंकि आप ले रहे हैं कम चीनी, तो फिर शरीर में चीनी की कमी हो गई, तो शरीर क्या करेगा? वो चर्बी को गला के वापस चीनी बनाएगा। वो तेजाब जो आप बनाए थे शरीर में, एक्स्ट्रा चीनी खा के शरीर तेजाब भी बनाता, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जो बहुत सारा ग्रोथ फैक्टर भी बनाता, वो सबको गला के वापस चीनी में कन्वर्ट करेगा। तो क्या होगा? आपका जब चर्बी गलेगा तो वहाँ का नर्व का ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होना बंद हो जाएगा। आप एक्स्ट्रा चीनी खा के दिमाग में चर्बी जमा कर लिया, खून की नली की चारों तरफ, तो उसके चलते माइग्रेन हो रहा है। अब डॉक्टर पता चला कि 4-5 साल तक आपको माइग्रेन का दवा खिला रहा है, लेकिन वो आपको ये नहीं समझाया कि हुआ क्यों था, क्योंकि भोजन नहीं बदला। तो जब भोजन नहीं बदला तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि वो आपको ठीक करेगा ही नहीं, वो ठीक करेगा ही नहीं, सीटी स्कैन हो कि MRI हो, ठीक होगा ही नहीं। जब तक आप भोजन नहीं बदलिएगा कभी ठीक नहीं होगा। तो अगर भोजन बदल देगा, आपको उल्टा काम करवा देगा, तो देखिएगा कि वो माइग्रेन सदा के लिए खत्म हो गया। आपको चक्कर आता था, वर्टाइगो, उसको वर्टाइगो बोलते, बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो होता। कभी कभी एक मैनियर डिजीज होता है जिसमें कि भयंकर चक्कर आता, वो भी ऑटो इम्यून डिजीज भी आजकल कहा जाने लगा है। और सारा ऑटो एंटीबॉडी शरीर एक्स्ट्रा चीनी से बनता, और एक्स्ट्रा चीनी को शरीर क्या करता है? एक्स्ट्रा चीनी को चर्बी कौन बनाता है? इंसुलिन। यानी मैक्सिमम बीमारी जो है शरीर में वो हाइपर इंसुलिनीमिया के चलते होता है, इंसुलिन बढ़ने से होता है। लेकिन मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा दिक्कत है कि हाइपर इंसुलिनीमिया के बारे में चर्चा ही नहीं होता। तो आप इंसुलिन कैसे कम कर सकते हैं? आप एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए, और इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप बैठ के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ शुरू हो सकते हैं। कैलोरी जलाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी उछल सकते हैं, कहीं भी उछल सकते हैं, बहुत कम से कम जगह में आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ खड़े हो गए, यहीं पर ऐसे से उछल सकते हैं। तो इसी ढंग से कैलोरी किसी ढंग से आप जला सकते हैं। आप जिम में जाके जलाइए, कहीं भी जलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम 1 घंटा भाषण दें तो केवल 50 कैलोरी खर्च होगा।
कैलोरी जलाना बड़ा मुश्किल है। 1 किलोमीटर पैदल चलना, 1 घंटा भाषण देना, दोनों में 50 कैलोरी ही खर्च होता है। इतना छोटा एक चीनी केला 60 कैलोरी आपको दे देगा। लेना बड़ा आसान है, खर्चा करना भारी मुसीबत। और खासकर कार्बोहाइड्रेट, ये रियल डेंजर है मनुष्य के लिए। तो जो है कि इसमें हम लोग न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में जब एक्स्ट्रा चीनी खाते हैं, वो चर्बी बन के अगर दिमाग में जमा हो गया, दिमाग के नली के बाहर में, तो उसके चलते क्या होगा, उसके चलते जो है कि माइग्रेन का समस्या होगा और बेचैनी, घबराहट, एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी उसी कारण से होगा। जैसे कि इस मोबाइल में मान लिया कि 4 GB रैम है ना, S9 मोबाइल है, इसमें 4 GB रैम है। मान लिया कि हम अपना ना वीडियो डाउनलोड करेंगे, 3.99 GB भर जाए, तो क्या होगा, अब ये हैंग करने लगेगा, एक साथ 10 काम परफॉर्म ये नहीं कर पाएगा। तो उसके चलते क्या होगा, उसी ढंग से हमारा दिमाग भी हैंग कर जाता। जब हम एक्स्ट्रा खा करके उसको चर्बी जमा कर देंगे, आप सुनते होइएगा कि लोग बोलता है, मान लीजिए किसी आदमी को आप गाली दे दिए बिना मतलब के, तो वो आदमी आपको बोलेगा अरे तो दिमाग में ज़्यादा चर्बी हो गया है क्या, तुम हमको बिना मतलब गाली दे रहे हो। वो तो बोल दिया मजाक में, लेकिन मजाक में एक बहुत सही बात बोल दिया, सही में दिमाग में चर्बी जमा हो जाता है एक्सेस चीनी खाने से। आप एक्सेस चीनी जो घुसाइएगा, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को खत्म कर सकते नहीं। शरीर में चीनी घुसा है, खर्च नहीं किया तो गया कहाँ, तो अंदर ही रह गया। तो अंदर है तो उसको तो एक ही उपाय है, निकालना होगा। दुनिया में हर पागल को आप ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि उसका चीनी आप बंद करा दीजिए, दाल जम के पिलाइए और 2-2 4-4 घंटा टहलवाइए, देखिएगा सब पागलपन खत्म। लेकिन ये काम कोई नहीं करता। ये आपका स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज है, उसको ये काम नहीं कोई करेगा, वो करेगा ही नहीं। उसको बोलेगा कि जैसे रहना वैसे रहो, हम दवा खिला रहे हैं। अरे भाई, तो जो दवा खिला रहे हैं आप, तो इससे तो मरीज खाली सो के रहेगा। ये सोना तो कोई इलाज नहीं हुआ उसका, वो तो जड़ से तभी ठीक होगा जबकि उसका जो है कि सारा गड़बड़ चीज़ जो शरीर में जमा किया उसको निकलवा दीजिए। तो शरीर चीनी से चर्बी भी बनाता और तेजाब भी बनाता। अब तेजाब अलग प्रकार से डैमेज करता है। तेजाब हम कहते हैं, डॉक्टर क्रांति कहता है तेजाब, लेकिन उसको आप ऑटो एंटीबॉडी कह सकते हैं। मेडिकल साइंस उसको ऑटो एंटीबॉडी कहता, सी रिएक्टिव प्रोटीन कहता, हाईली सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन कहता, उसको इन्फ्लेमेटरी मार्कर कहता, उसको RA फैक्टर कहता। आप उसको कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन बेसिकली वो इन्फ्लेमेशन कराने वाला एक कारक है। और वो इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर भी होता है। वो क्या करेगा, ऑस्टियोफाइट का डेवलपमेंट करा देगा। जहाँ पर देखिएगा हड्डी है, वहाँ से ऑस्टियोफाइट निकल जाएगा, और ऑस्टियोफाइट जो है वो भी नस को दबाएगा, यानी चर्बी से भी डैमेज हुआ और हड्डी भी डैमेज किया उसको। तो एक्स्ट्रा चीनी को शरीर या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का बीमारी, या तो एलर्जी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग बीमारी, सारा ऑटो इम्यून डिजीज शुरू हो जाएगा। बहुत सारा माइग्रेन को ऑटो इम्यून में देखा गया है। बहुत सारा एपिलेप्सी जो होता है वो ऑटो इम्यून होता। तो इसीलिए तो हम लोग जो दवा देते हैं, तो जिससे चमड़े का एलर्जी ठीक होता है, उससे दिमाग का एलर्जी भी ठीक हो जाता है। चमड़े में जब एक्जिमा होगा, एलर्जी होगा, तो वो एक्जिमा सोरोसिस, सफ़ेद दाग, जुड़पित्ती, छाई, पिंपल के रूप में आएगा। लेकिन यही एक्जिमा अगर दिमाग में हो जाए तो वो खुजली के रूप में थोड़ी आएगा। दिमाग का खुजली होगा तो जिस हिस्सा है, मान लीजिए ये हिस्सा ब्रेन का सुनने के लिए है, तो आपको जो है दिमाग असामान्य सुनाई पड़ने लगेगा, रिंगिंग ऑफ ये होने लगेगा। वहाँ पर वर्टाइगो का भी सेंटर है, तो चक्कर आने लगेगा, है ना। कोई खास हिस्सा में मिर्गी शुरू हो जाएगा, उस जहाँ पर वो सप्लाई करता है वो मिर्गी शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है कि ये आपको डैमेज करेगा। और कभी कभी एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़कता, तो उससे इन्फेक्शन हो जाता। अब दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन है, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, ज़्यादातर टेप बर्म का इन्फेक्शन है। तो जो आदमी ज़्यादा चीनी खाएगा, रोज का रोज चीनी चलता गया, एक्स्ट्रा चीनी वहाँ जमा होते गया, तो क्या होगा, वहाँ पर बर्म पकड़ लिया, टेप बर्म वहाँ जाके जमा होने लगा, और उसके वजह से देखिएगा कि मिर्गी का दौरा पड़ने लगा। तो टेप बर्म कभी कभी तो जो है कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहते, उसमें भी सीजर बहुत इंपॉर्टेंट काउज है वो सीजर का। तो बेसिकली ये सब हो रहा है आपका गलत भोजन से। लेकिन अभी टीबी भी, जैसे दिमाग का टीबी हो गया है ना, उसको जो है कि आपका जो है कि बोल सकते हो मेनिंजियल ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो दिमाग का जो ट्यूबरकुलोसिस हुआ आजकल, जैसे कि बच्चे में होता था एन्सेफेलाइटिस, इन्फेक्टिव डिजीज जो दिमाग का है, अभी देखिए मुजफ्फरपुर में, बिहार के मुजफ्फरपुर में बहुत सारा होता था। क्यों होता था? क्योंकि वो बच्चा प्रोटीन खाता ही नहीं, और प्रोटीन खाता नहीं। अब तो जो देखिएगा गरीब का जो घर है, बिल्कुल रोड के किनारे, बिल्कुल वो चलता फिरता, सब कहानी खत्म। और खाएगा क्या? मार भात। और मार क्या है? स्टार्च, वो अगवे चीनी है। और आलू खाएगा तो अगवे चीनी, स्टार्च। और तो और आम लीची के समय में वो जम के आम लीची खाएगा, और प्रोटीन कुछ लेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। तो जो खाली एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाइएगा तो क्या होगा? वो तो एन्सेफेलाइटिस पकड़ेगा ही। तो हम लोग को ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम लोग के साथ दिक्कत क्या है कि हम खुद को नहीं सुधारना चाहते। हम हर चीज़ में कहते हैं कि हम फाइट करेंगे, हम फाइट करेंगे, हम कोरोना से फाइट करेंगे। अरे भाई, फाइट करके आप किसी बीमारी से जीत नहीं सकते। फाइट का अर्थ होता है कि हम अपने अहंकार को जीवित रखेंगे। हम अपने हर वीडियो में बताते, फाइट का अर्थ हुआ
कि हम अपने आप को 1 इंच भी नहीं बदलेंगे। हम जैसा खाना करते थे हम वैसा ही खाएंगे। हम दाल नहीं पियेंगे 3 कटोरा, हम 1 ही कटोरा दाल पियेंगे। हम हरा सब्जी नहीं खाएंगे, हम आलू मिला हुआ सब्जी खाएंगे। हम सोयाबीन का बरी नहीं खाएंगे 20 पीस। हम अंडा नहीं खाएंगे 4 गो रोज। और हम रोटी एक दिन में 9 रोटी खाएंगे, जबकि डॉक्टर बोला केवल 4 रोटी रोज खाने के लिए। हम मीठा फल खाएंगे, हम नहीं टहलेंगे 2 घंटा, हम केवल 10 मिनट टहलेंगे। तो यदि आप अपने आप को नहीं बदलिएगा, और क्या हम ये सब कुछ नहीं बदलेंगे, हाँ, लेकिन हम दवा नया नया खोजेंगे। हम वैक्सीन खोजेंगे, हर चीज़ का दवा खोजेंगे। एक दवा से कंट्रोल नहीं हुआ, हम दूसरा दवा खाएंगे, 4 को दवा खाएंगे। और तो और दिमाग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे। पागलपन के लिए भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, और आजकल तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन आ गया है। हम वो करेंगे, लेकिन अपने आप को नहीं सुधारेंगे। इसी को बोलते हैं फाइट करना। बीमारी से फाइट नहीं करना है। देखिए, हर बीमारी एक स्वास्थ्य लेके आता है, ये बात रख लीजिए। हर बीमारी एक स्वास्थ्य लेके आता है। आपको प्रकृति ने मौका दिया कि आप संभल जाइए, क्योंकि वही चीनी चर्बी बन के खून के नली के बाहर जमा हो गया तो आपको माइग्रेन हो गया। अब माइग्रेन से आपका जान नहीं जाएगा, लेकिन अगर वो चर्बी नहीं बनता, वो अगर तेजाब बन जाता और तेजाब एक जगह जमा हो जाता तो कैंसर हो जाता। उसी कारण से आपको ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता था। हम ब्रेन ट्यूमर पर भी एक वीडियो बनाए हैं, वो भी देख सकते हैं। क्योंकि इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है, वो तो कहीं का भी ग्रोथ करा देगा। तो आपको ये समझना होगा कि जो गलत भोजन आपको आज एक बीमारी कराया है, कल दूसरा बीमारी भी कराएगा। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि हमको खुद को सुधारना है। ये बीमारी एक बताया कि आप गलत ट्रैक पर चल रहे हैं, आप ज़रूरत ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हैं। और कार्बोहाइड्रेट, अगर मान ली कोई एक आदमी हो जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, 8 घंटा पैदल चले, या फिर 8 घंटा जिम करे, तो वो अगर खा रहा है उसको दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारे जैसा व्यक्ति जो बुद्धिजीवी है, जो बैठ के खाली प्रवचन देता हो और दिन भर में हम केवल 1.5 घंटा टहलते हैं, तो अगर हमारे जैसा व्यक्ति हाई कार्ब्स खाने लगा तो फिर बीमारी हो जाएगा। तो बीमारी होना ही है। तो फिर हम दूसरे को कसूरवार क्यों ठहराते। तो इसीलिए जो खासकर न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज है, जैसे कि माइग्रेन, तो माइग्रेन के बारे में बताया कि आपको वही एक्सेस चीनी चर्बी बन के जमा हो गया तो उसके चलते माइग्रेन हो गया। तो माइग्रेन में हम लोग क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं। बीटा ब्लॉकर में जैसे प्रोप्रानोल देते हैं, उससे हम लोग ठीक करते हैं। या फिर कभी कभी डाइवेल पेरोक्सोडियम हम लोग देते हैं 250 मिलीग्राम, तो वो देते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है माइग्रेन। और कभी कभी जो है आप जो है कि साइबेलियम 10 करके गोली आता है, वो भी खिला सकते। तो आप कुछ भी खिला सकते हैं। फ्लुनारिजिन जो है कंपोजिशन उसका है 10 मिलीग्राम, वो आप दे सकते हैं, वो भी दे दीजिएगा, उससे भी ठीक हो जाएगा। तो लेकिन आपको जब एक्यूट अटैक आता है तो कभी कभी आपको ट्रामाडोल वगैरह भी देना पड़ सकता है उसको, जो है कि आप पैरासीटामोल के साथ भी दे सकते हैं। तो ये आप दे करके ठीक कीजिएगा, लेकिन उसको बताइए कि देखो भाई, ये तो हम दवा दे रहे हैं, लेकिन तुमको अपना डाइट चेंज करना होगा। वो उसका जब तक वो नहीं बदलेगा वो ठीक नहीं होगा। कोई मान ली आपके पास एपिलेप्सी का मरीज आया, कुछ भी टेम्पोरल एपिलेप्सी हो, या ये जो है कि ग्रैंड माल एपिलेप्सी हो, पेटिट माल एपिलेप्सी हो, है ना, डिफ्यूज सीजर हो, या फिर स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं इसमें कि सीजर रुकता ही नहीं। तो किसी भी चीज़ का एपिलेप्सी हो, मान ली एपिलेप्सी हो रहा है, तो आपको डाइजेपाम देना है। अब कंपोज का इंजेक्शन हर आदमी जानता है, तुरंत दे दीजिए, तुरंत शांत हो जाएगा। आजकल तो आ गया है वो आपका नेजल स्प्रे, तो जो है कि लोराजेपाम का नेजल स्प्रे आ गया है, वो नेजल स्प्रे दे दीजिए, या टॉयलेट के पैखाने के रास्ते पे डाल दीजिए, तो तुरंत रुक जाएगा उसका। तो हम लोग जो चप्पल से उगाते हैं ये सब नहीं करना चाहिए। और उसका एयरवे देख लीजिए कि एयरवे ठीक रहे, क्योंकि सांस रुक जाएगा फिर, है ना, दत्ती जब लगता है तो ऐसे करके। कभी कभी क्या होता है, कोई लड़की वगैरह खासकर हिस्टेरिक बोलते हैं उसको, हिस्टेरिया, तो उसमें स्यूडो सीजर कहते हैं, उसमें वो नाटक करती है सीजर का। वो सीजर होता नहीं, टू गेन द सिंपैथी, वो सिंपैथी लेने के लिए, सहानुभूति लेने के लिए। और देखिएगा वो अटैक तभी आएगा जब घर में लोग रहेगा, अकेले में कभी अटैक नहीं आता वैसे केसेस में। तो ये सब चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता है। और वैसे केसेस में आप जैसे यहाँ पर जोर से दबाइएगा, देखिएगा कि मरीज को दर्द होने लगेगा, बर्दाश्त कर नहीं पाएगा तो तुरंत बोलने लगेगा। तो कुछ कुछ जगह पर पेनफुल सिक्रेशन, उसको स्टिमुलेशन दीजिएगा, तो उससे आप पकड़ लीजिएगा कि वो झूठा मिर्गी है कि सही मिर्गी है। तो ये सब चीज़ आपको जानना चाहिए कि भाई जैसे स्ट्रोक होता है तो हम लोग बोलते हैं कि फास्ट फार्मूला है, तो उसको देखिए फेस में कुछ गड़बड़ी आ जाएगा, अचानक जो लकवा मारेगा, तो चेहरे पर असामान्य, वो चेहरा टेढ़ा पड़ जाएगा, वो देखिए। ऐसे आर्म हो गया, आर्म का मूवमेंट असामान्य होने लगेगा, कुछ उठेगा नहीं। और जो है कि फास्ट का जो फार्मूला है, एफ से हो गया फेस, ए से हो गया आर्म, एस से हो गया कि जो हो गया उसको स्पाज्म होने लगेगा, और जो है कि आपका टी
तो टाइम देखना है कि जल्द से जल्द हम उसको इलाज के लिए ले जाएं। तो ये जो चीज़ है इसको समझना होगा। और नहीं तो आप ये तो नेजल स्प्रे तो आप कर ही सकते हैं, अगर किसी को नेजल स्प्रे तो आप तुरंत कर सकते हैं, उसमें तो ब्रेन एक्टिविटी तुरंत रोक देता है, वो जो भी ब्रेन डिप्रेशन जो ड्रग है वो तुरंत उसको रोक देता है। तो ये सब आप घर में भी कर सकते हैं जो है कि इस प्रकार से। और जो है कि आपका उसी प्रकार से ही जैसे एपिलेप्सी, एक हुआ बीमारी पार्किंसोनिज्म। तो पार्किंसोनिज्म में क्या होता है, पार्किंसोनिज्म में ज़्यादातर क्या होता है, इसमें जैसे कि आपका रिजिडिटी हो जाएगा, आदमी का रिजिड हो जाएगा हाथ, और हाइपोकाइनेसिया बहुत धीरे धीरे काम करने लगेगा ज़्यादातर उम्र बढ़ने से। इसको न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज भी कहते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा कि ये सब आदमी में नहीं होगा। अब सब आदमी 65 साल का हो जाएगा तो थोड़ी सबको हो जाता नहीं। जो आदमी जम के चीनी खाया और बिल्कुल आराम फरमाया और मेहनत करवे नहीं किया, तो क्या है, आवश्यकता आविष्कार का जननी है। जब आप चलिएगा तो आपका शरीर पुनर्जीवित होगा। हर 7 साल में मनुष्य का शरीर चेंज हो जाता। तो अब आप जब मेहनत कीजिएगा तो शरीर में उल्टा मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा। इन जो एंडोर्फिन निकलेगा, ये पॉजिटिव हार्मोन है, ये आपके शरीर को सब कुछ को ठीक कर देगा। तो लेकिन इसमें क्या होता है पार्किंसोनिज्म में कि सब दिमाग का कुछ एरिया है, सबस्टेंस या नाइग्रा टाइप का कुछ एरिया है, जहाँ पर कि डोपामीन कम सिक्रेशन होने लगता है और डिजनरेट करने लगता है। तो ज़्यादातर देखा गया कि चर्बी जमा, बेसिकली अल्जाइमर में भी यही होता है, तो उसमें भी मेमोरी लॉस होता है। लेकिन इसमें हाइपोकाइनेसिया होने लगेगा, बार बार पेशाब होने लगेगा, पोस्चुलर इम्बैलेंस होने लगेगा, मरीज धीरे धीरे चलेगा, है ना। कभी कभी इंटेंशन ट्रेमर होने लगेगा, कोई चीज़ काम करना चाहेगा तो उसको मूवमेंट होने लगेगा, कभी कभी स्टैटिक ट्रीमर भी होगा, ट्रेमर भी होगा। ऐसे हाथ खड़ा कीजिएगा, देखिएगा मरीज ऐसे ऐसे करने लगा। तो इस प्रकार स्लर्ड स्पीच हो सकता है, स्पीच का भी गड़बड़ी हो सकता है इसमें। तो वैसे तो स्ट्रोक में भी होता है, कभी कभी स्ट्रोक में भी पार्किंसोनिज्म का लक्षण मिलेगा। तो ये मिलता जुलता है, क्योंकि देखिए बीमारी कभी किताब नहीं पढ़ता, तो ये सोच के नहीं बीमारी आएगा कि नहीं हमको स्ट्रोक हो तो हम क्लासिकल पिक्चर स्ट्रोक का हो, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको अगर क्लासिकल जो आपका किताब में लिखा हुआ है कि माइग्रेन में ऐसा होता, क्लस्टर हेडेक में ऐसा होता, तो एग्जैक्ट वैसा ही हो, ऐसा कभी नहीं होगा। वो मिलता जुलता पिक्चर रहेगा, थोड़ा सा वो थोड़ा सा वो। और देखिएगा कि जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, देखिएगा कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम उसमें रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप एक्सेस चीनी खाए हैं, वो चर्बी बन के हो सकता है यहाँ भी जमा हो। तो पता चला माइग्रेन के साथ थायराइड भी है, माइग्रेन के साथ हाइपरलिपिडेमिया भी है, माइग्रेन के साथ आपको बीपी भी है, चीनी भी है। तो यदि आप भोजन बदल दीजिएगा, देखिएगा वो सब बीमारी चला गया, वो सब बीमारी चला गया। तो आपको 10 डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। और चमड़े के डॉक्टर के पास एक स्पेशल एबिलिटी है। चमड़ा का डॉक्टर चमड़ा को देखकर अंदर की कहानी को पढ़ देने की कला जानता। यह कलाकारी किसी और विभाग में नहीं सिखाया गया। हम तो चेहरे का छाई देख के बता देंगे कि आपके शरीर में अंदर में क्या गड़बड़ी है। चेहरे का छाई बता देगा कि आप जांच करिए आपका CRP बढ़ा हुआ आएगा 6 से ज़्यादा, आप जांच करिए आपका यूरिक एसिड 6 से ज़्यादा आएगा, आप जांच करिए आपका देखिएगा कि SGPT 40 से ज़्यादा आया, आपका CBC में न्यूट्रोफिल जो है 65% से ज़्यादा आया, वगैरह वगैरह n नंबर ऑफ केस आपको मिलेगा। T3 T4 TSH भले नॉर्मल हो, NT-TPO गड़बड़ आएगा, ब्लड शुगर भले नॉर्मल हो, इंसुलिन बढ़ा हुआ आएगा, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ हम लोग अपने अनुभव से सीखे। यदि 90,000 जो मरीज देखे तो ये सारा चीज़ सिखा दिया कि बीमारी होता क्यों। तो अब हम अपने आप को चमड़े के डॉक्टर नहीं कह के एलर्जी एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहना ज़्यादा उचित समझते हैं, क्योंकि इसमें सब बीमारी आ जाता, इसमें सब बीमारी आ जाता। आप हमसे माइग्रेन भी जड़ से ठीक करा सकते हैं, मिर्गी भी ठीक करा सकते हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन भी ठीक करा सकते हैं, क्योंकि कारण तो सबका वही है, गलत भोजन। तो जब भोजन ही चेंज कर दीजिएगा तब कौन बीमारी बचेगा, क्योंकि बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का वो रोशनी हम आपको दिखा दिए तो स्वास्थ्य से भटक के आप कहीं भी गए होंगे पुनः स्वास्थ्य तक लौटना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आज जो ये वर्ल्ड ब्रेन डे है, तो इसमें हमारा मकसद ये है, क्योंकि देखिए अच्छा खासा लोग हैं, करीब करीब 12 करोड़ लोग भारत में जो मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है, सॉरी ये आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित है, और करीब करीब इतना ही लोग या फिर 30 करोड़ के आसपास लोग मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है। हर 1 लाख में 2400 आदमी को न्यूरोलॉजिकल डिजीज होता है। तो ये क्वाइट कॉमन है, और एंग्जाइटी डिप्रेशन तो लगभग सबको हो रहा है। तो ये आपको समझना होगा कि भाई आपको भगवान जो 2 ब्रेन दिया है ना, कि भाई एक ब्रेन दुख का अनुभूति करता है, एक ब्रेन सुख का अनुभूति करता है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। तो आप क्या कीजिएगा कि यदि मान ले कि आपको लॉटरी लग गया तो आप ज़्यादा उछलने मत लगिए, क्योंकि दूसरा दिमाग समझाएगा ज़्यादा उछलो नहीं, ये दिन है गुजर जाएंगे। कोई किसी का कोई बाप मर गया तो वो लगी रोने लगा, तो दूसरा दिमाग समझाएगा कि ज़्यादा रो नहीं, ये वक्त है जो गुजर जाएगा। तो इसलिए 2 दिमाग दिया है, लेकिन हम एक्स्ट्रा चीनी खा के वो उसका जो है ना बॉयंसी ख़त्म कर देते। वो जो बॉयंसी है ना, दिमाग में खाली स्पेस भी जरूरी है। जैसे कोई किचन में महिला काम कर रही है
तो काम तभी कर पाएगी जबकि उसको शांति हो। अब चारों तरफ कोई आदमी भर जाए तो उससे काम नहीं होगा। हमारे यहाँ कोई मरीज देखने का ओपीडी है, तो अगर मान ले कि उसमें अच्छा सब मरीज आ जाए अचानक, तो हम कैसे देख पाएंगे? हम बोलेंगे भैया एक एक करके आइए, क्योंकि जब एक साथ अचानक जो है कि भीड़ जमा कर दीजिएगा तो दिमाग काम नहीं करेगा। तो आप कैसे सोचते हैं कि आपका दिमाग काम करे? आप एक्सेस चर्बी को जमा कर दिए, एक्सेस कैलोरी लेकर के। तो चर्बी खाली तोंद में ही थोड़ी जमा होता, चर्बी खाली गाल में ही थोड़ी जमा होता, ये चर्बी तो दिमाग में भी जमा होता, और वही तो तेजाब भी बनता। तो ग्रोथ फैक्टर तो वहाँ भी काम करेगा, वही ग्रोथ फैक्टर से ब्रेन ट्यूमर भी होगा। और आपके शरीर में माइक्रोग्लिया है जो कि दिमाग में इन्फ्लेमेशन का काम करता, तो ये माइक्रोग्लिया बढ़ जाएगा। चूँकि आप ज़्यादा चीनी खाइएगा, ज़्यादा शुगर रहेगा, तो बैक्टीरिया वायरस पनपेगा, तो उसके चलते क्या होगा? माइक्रोग्लिया बढ़ जाएगा, तो जहाँ तहाँ फाइब्रोसिस होने लगेगा। तो जैसे चमड़े में एक बीमारी होता है लाइकेन स्क्लेरोसिस, ठीक यही बीमारी दिमाग में भी होता है, उसको बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसमें भूलने का बीमारी, वो अचानक असामान्य मूवमेंट, वही ब्लैडर कंट्रोल गड़बड़ाएगा आपका, बार बार अचानक पेशाब लग जाएगा। तो ये सब जो है मिला जुला चीज़ है, और ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको न्यूरोलॉजिकल डिजीज है तो खाली न्यूरोलॉजिकल डिजीज ही रहेगा, नहीं, वो सब मिला जुला है। और आप ठीक तभी कर सकते जब आप होलिस्टिक अप्रोच में इलाज करें, और होलिस्टिक अप्रोच तभी होगा जबकि आप उसका भोजन बदलें। हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, शरीर को ठीक करना है, भोजन बदलो। मूर्ख है वो डॉक्टर जो कहता कुछ भी खा लो, कुछ भी कैसे खा लो। एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, और एक आदमी जो 8 घंटा बैठ के प्रवचन दे, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? भगवान हर प्रकृति का भोजन हर प्रकृति के मनुष्य के लिए नहीं बनाया, लेकिन इंसान मूर्छित बेहोश होकर भोजन करता और गड्ढे में गिरता। हम अपने बच्चे को सिखाते बेटा रोज मुंह धोना, रोज नहाना। काश हम समझाएं बेटा रोज वॉक करना, रोज टहलना या साइकिलिंग करना। 1 घंटा साइकिलिंग कीजिएगा 600 कैलोरी खर्च होगा, 1 घंटा चलिएगा 300 कैलोरी खर्च होगा, तो साइकिलिंग से और ज़्यादा कैलोरी खर्च होगा। और आप जितना अपने आप को एक्टिव रहिएगा उतना कम आपको अल्जाइमर होगा, उतना कम आपको पार्किंसोनिज्म होगा, याद रखिए। तो पार्किंसोनिज्म होगा हम लोग क्या देते हैं? पार्किंसोनिज्म होगा हम लोग देते हैं आपको प्रामिफ्लेक्स देते हैं, जो भी डोपामिन एगोनिस्ट देते हैं, एपोमॉर्फिन चलाते हैं, और उसको लिवोडोपा कार्बिडोपा का कम्बिनेशन देते हैं। तो ये सब देश से मरीज ठीक हो जाता है, और उसका रिजिडिटी वगैरह कम हो जाता है, और हाइपोकाइनेसिया तो उतना ठीक नहीं होता, थोड़ा धीरे धीरे टाइम से ठीक होता है। हाँ, और एग्रेसिव एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरापी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल मंत्र है इलाज का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्रेसिव एंड इम्पल्सिव, जो है कि आपका जो है कि एक्सरसाइज और फिजियोथेरापी देना है। अगर आप इसको ऐसे भी समझिए, अगर आप जिद कीजिएगा तो भगवान आपको नया जीवन देगा। वो आपको परखेगा कि आप कितना जिद कर रहे हैं। और एक्सरसाइज कीजिए तो ये मत सोचिए कि आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कल हमको रिजल्ट दिखने लगे, नहीं, आप करते रहिए, आप करते रहिए, वो मंजिल आपको जरूर मिलेगा। मंजिल, क्योंकि आप बीमारी एक दिन में पैदा नहीं किए, याद रखिए। आज आपको लकवा मारा तो क्या आपको आज ही, कल जो आप गलत भोजन किए तो उसी से मार दिया? नहीं, आप बहुत दिनों से गलत भोजन करते जा रहे थे, तब वो जाकर के चर्बी जो है सेरेब्रल आर्टरी यानी दिमाग के खून की नली को ब्लॉक कर दिया। या फिर आप कम प्रोटीन खाए तो वो जो खून का नली था सेरेब्रल आर्टरी वो बहुत बारीक हो गया, और चूंकि उसका रिपेयर के लिए प्रोटीन चाहिए, और बबूल का गाछ रोपेगा तो आम तो फरेगा ही नहीं। आप रोज 60 ग्राम प्रोटीन शरीर को नहीं दिए तो उसका रिपेयर नहीं हो पाया, तो क्या होगा? वो कमजोर हो गया, तो पता चला एन्यूरिज्म बन गया। एन्यूरिज्म मतलब ब्लड वेसल से एक्स्ट्रा वो बैलून जैसा निकल जाना, और कभी कभी वो फट भी जाएगा, फट जाएगा तो हेमरेज हो जाएगा। तो ये जो हुआ है वो आपके रोज के रोज गलत रहन सहन का नतीजा है, तो ये आपको समझना होगा। ये इपिलेप्सी हुआ तो आपको कार्बामाजेपिन दे देना, ये जो है कि फेनिटोइन खिला देना 100 मिलीग्राम, इप्टोइन करके गोली आता है, कार्बामाजेपिन टेग्रेटोल करके गोली आता है, हम लोग ये लिखते हैं, सोडियम वाल्प्रोइक एसिड वो हम लोग लिखते हैं, लेकिन ये कोई इलाज नहीं हुआ, इसको हम इलाज नहीं मानते। वो तो हम देंगे तो कम हो ही जाएगा। अब तो मान ले कि किसी को हम खिला रहे थे 100 मिलीग्राम 3 बार ये फेनिटोइन का गोली, उससे तो रुक ही जाएगा सीजर उसका। कभी भी देखिएगा हेड इंजरी के केस में सबसे पहले डॉक्टर वो चला देता है, उससे तो वो रुक ही जाएगा। लेकिन जब रुक जाएगा तो हमेशा के लिए रुका रहे, इसके लिए जरूरी है कि जिस जैसे हुआ था तो आप पहले उसका भोजन बदलिए। और आपको खाली एंटीपिलेप्टिक ड्रग देने से काम नहीं चलेगा, उसमें स्टेरॉइड भी देना होगा, उसमें साइक्लोस्पोरिन भी देना होगा, उसमें देखिएगा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के इलाज में देखिएगा कि आपको बहुत सारा एंटी प्यूरिन ड्रग भी दिया जाता है, तो उसमें वो भी देना होगा, आपको इम्यूनोसप्रेसिव भी देना होगा, तभी जाकर के वो ठीक होगा। क्योंकि अब आजकल देखा जा रहा है कि मैक्सिमम डिजीजेस को ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाने लगा। अब जो बोला फ्राइड का थ्योरी अब ये फेल हो रहा है,
कि जो मानसिक रोग क्यों होता, क्योंकि हम गलत परिवेश में रहते। नहीं 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 नहीं, इससे मानसिक रोग नहीं होता, आपका गलत भोजन उसके लिए जिम्मेदार है। अब बायोलॉजिकल साइकेट्री का जमाना है, यानी कि हर चीज़ के जड़ में आपका गलत भोजन है। ये गलत भोजन ही, आप गलत भोजन कीजिएगा तो आपका जीन भी बदल जाएगा। लोग बोलेगा जेनेटिक बीमारी, अरे भैया तो जीन क्यों खराब हुआ? आप गलत भोजन किए तभी तो खराब हुआ। धर्म उसको संस्कार कहता और मेडिकल साइंस में उसको कहा जाता इपीजेनेटिक्स। आप गलत भोजन खाते जाइए, नहीं टहलिए, देखिए आपका डीएनए खराब हो जाएगा। और खराब डीएनए को आप ठीक कर सकते हैं, आप भोजन चेंज कर दीजिए, एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए, देखिएगा वो ठीक हो गया। तो इसीलिए बिना भोजन बदले कोई भी बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। तो आप हमसे केवल चमड़ा का बीमारी मत दिखाइए, बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दम्मा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बवासीर हो, आप लेके चले आइए और हमारे पास अंत में आइए। आप सब जगह से दिखा लिए, नहीं ठीक हुआ तो हमारे पास फ़ोन कीजिए। और आपको आने का भी जरूरत नहीं है, कोविड के टाइम में आने का भी जरूरत नहीं है। हालांकि छुआछूत से बीमारी नहीं होता। और हमारा मानना है, हम तो बहुत सारा वीडियो बनाया, आप हमारे चैनल में जाकर के, यूट्यूब के चैनल में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर क्रांति चंदन जाकर करके हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें करीब करीब 90 वीडियो हो गया। कम से 30 से 40 वीडियो तो खाली कोरोना पर बनाए हुए। तो कोरोना छूने से नहीं होता। अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो कितनों कोरोना वायरस खा लेंगे, कुछ नहीं होगा। चीनी खाएंगे तभी वो एक्सेस चीनी ही वो निमोनिया कराएगा, क्योंकि वो तेजाब शरीर में एक्स्ट्रा बनाए हुए हैं, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन हम ज़्यादा बनाए हुए हैं। तो हमको थोड़ा सा 1 ग्राम भी कोरोना तुरंत जो है निमोनिया करा देगा। और वही अगर हम अगर नहीं तेजाब बनाए हुए हैं तो हम 1 किलो भी कोरोना खा लिए, कुछ नहीं हुआ। एक माचिस की तीली को जलाइए, उसको 3 जगह फेंकिए, एक जगह फेंक दीजिए, बर्फ की सिल्ली पर डाल दीजिए, एक सूखे पत्ते के ढेर पर फेंक दीजिए, एक सूखे पत्ते के ढेर में 1 लीटर पेट्रोल छिड़क दीजिए, वहाँ फेंक दीजिए। एक ही जलता हुआ माचिस का तीली तीनों अलग अलग जगह अलग अलग इफेक्ट करेगा। बर्फ की सिल्ली पर वो स्वतः बुझ जाएगा, सूखे पत्ते के ढेर पर 1 आधू को पत्ता का जला के धुआं करके खत्म हो जाएगा। और अगर उसको सूखे पत्ते के ढेर पर तेजाब पेट्रोल छिड़क दिए हैं तो तुरंत आग लगा देगा। तो आप बोलेगा नहीं गलती माचिस का तीली का है, नहीं भाई, उसका गलती नहीं है। तो फिर बर्फ की सिल्ली में भी आग क्यों नहीं लगा? आप अपने शरीर को बर्फ की सिल्ली के समान रखिए, वो तभी होगा जब कैलोरी उतना ही लें जितना खर्चा है। और 1500 कैलोरी अगर आप मेहनत नहीं भी करते तो भी आपका बॉडी मास इंडेक्स 1500 कैलोरी जो है कि आपका जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है 1500 कैलोरी वो लेना होगा। और बाकी एगो घड़ी आता है, वो फिटनेस बैंड, वो बांध के रखिए, आपको 24 घंटे का औकात बता देगा कितना कैलोरी खर्च किए। तो उतना कैलोरी जो एक्स्ट्रा खर्च किया प्लस जो है 1500, बस उतना ही लेना है। और उतना जो कैलोरी, मान ली 2000 कैलोरी आया तो 2000 कैलोरी 100% कार्ब्स से नहीं लेना है, उसका 50% कार्ब्स, बाकी प्रोटीन और फिर फैट, ऐसे करके लेना है। फैट भी जरूरी है क्योंकि दिमाग फैट से बनता है, तो उसके रिपेयर के लिए फैट भी जरूरी है, इसलिए शुद्ध घी का पराठा आप खा सकते हैं। और रोज़ टहलिए, बिना काम के चलिए। दाल 3 से 4 कटोरा रोज़ पीजिए, अंकुरित चना की मूंग खाइए, सोयाबीन का बरी 10 से 15 पीस रोज़, अंडा 2 रोज़, और रोटी कभी भी 5 से ज़्यादा नहीं। रोटी में आधा आटा आधा चना का सत्तू मिला के रोटी खाना, बराबर ताली जो है हरा सब्जी खाना। और फल में खीरा, ककड़ी, टमाटर। अगर कभी आम खाना हो तो उस दिन रोटी सब्जी छोड़ दीजिए, उस दिन 1 आम सवेरे 1 आम शाम, और खाली दाल जम के पिए, अंडा खा लिए, दही खा लिए, और जो है कि 2 आम खा लिए, हो गया 24 घंटे का भोजन। तो इस बात को जाग के रहना है, तभी जाकर के बीमारी खत्म कर सकते हैं। और किसी चीज़ का ग्रंथि मत बनाइए, साइकेट्रिक डिजीज़ के लिए ये बहुत जरूरी है, ग्रंथि नहीं बनाना है। जैसे आप जितना भोजन ले रहे हो उतना निकाल दीजिए कैलोरी, उसी प्रकार से दिमाग में हर प्रकार का विचार लाइए, लेकिन ग्रंथि मत बनाइए, सबको निकालते जाइए। किसी भी चीज़ का वो अंधविश्वासी मत बनिए। हम जो बोल रहे हैं उसको सुन के समझ के अपने जीवन पर उतारिए। आपको लगेगा कि हाँ सही है तो उसको मान लीजिए, ये नहीं कि हम बोल दिए तो उसको मान लिया, नहीं, ऐसा नहीं। आप अपना प्रज्ञा जगाइए, क्योंकि भगवान आपको भी दिया है, परमात्मा हर आदमी के अंदर है, लेकिन हम उसको बाहर में खोजने जाते हैं। तो जितना बाहर जाएंगे उतना दूर जाएगा वो तो आपके अंदर बैठा हुआ है। तो इसीलिए इन सब बातों को समझना होगा, तभी हम ब्रेन डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। ब्रेन डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए हमको भोजन चेंज करना होगा। जैसे शरीर का बाकी अंग है वैसे ही ब्रेन भी एक अंग है, और ब्रेन में अगर हम ऑक्सीजन नहीं दें तो ये 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो है कि ऑक्सीजन, ग्लूकोज, इसको बहुत कंटिन्यूस सप्लाई जरूरी है, बल्कि ये विदिन 10 से 15 सेकेंड्स में आपको बेहोशी आने लगेगा। तो इसीलिए ये सब समझना है। और ब्रेन में बहुत प्रकार का रिसेप्टर है, जैसे कि कैनाबिस का, ओपियोइड का, कोकेन का, सबका रिसेप्टर है। तो किसका मतलब क्या हर आदमी को पीना चाहिए? नहीं। अगर आप एक्सेस मेहनत कीजिएगा, जम के मेहनत कीजिएगा और उतना अंदर में डूबिएगा, इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़िएगा, तो आपको परम आनंद की अनुभूति होगी। यही परम आनंद की अनुभूति के लिए हम लोग कोकेन पीने लगते, ये जो है कि भांग पीने लगते। नहीं, ये सब पीने का जरूरत नहीं है। वो आपके शरीर में रिसेप्टर दिया हुआ है, क्योंकि
वो सब शरीर अपना खुद बनाता, लेकिन वो तभी बनाएगा जब आप मेहनत कीजिएगा। आप देखिएगा कि अचानक आग लग गया, आपको लग रहा है बहुत कमज़ोर आदमी है आप, अचानक आग लग जाए, आप देखिएगा खड़क से भाग जाइएगा, तुरंत भागिएगा, दौड़ के भागिएगा। तो वो एनर्जी कहाँ से आया आपके पास? आपके पास था, जिसको कि आप भूल चुके थे। तो जब आप बिल्कुल ही वैसे कंडीशन में पड़ जाइएगा तो जो है कि आपके शरीर का बहुत सारा जो एनर्जी है वो जाग जाएगा, और उसी को जागने के लिए आपके शरीर में ओपियोइड का रिसेप्टर भी है, आपके शरीर में कैनाबोनाइड का भी रिसेप्टर है। वो सबको उसी के लिए चीज़ दिया हुआ है, क्योंकि आपका शरीर वो खुद बनाता है, बाहर से नशा करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मैं चाहता था कि आपको ये कर दूं। और आप अगर 2 साल 3 साल से खा रहे हैं एपिलेप्सी का दवा, जड़ से छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास तभी आइए जब 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज़ पीने को तैयार हो जाएं, रोज़ 2 अंडा खाने को तैयार हो जाएं, रोज़ 2 घंटा टहलने को तैयार हो जाएं, और रोटी घटा के 5 पर करने को तैयार हो जाएं। आप बोलेगा नहीं हम ये सब खाएंगे ही, चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा हम खाएंगे ही, तो हमारे पास आने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो आप ठीक नहीं होइएगा। फिर तो दवा खाते रहिए आप, फिर दवा भी रहेगा, डॉक्टर भी रहेगा, मरीज भी रहेगा, बीमारी भी रहेगा, चारों खुशीपूर्वक जीवन यापन करेगा, कोई किसी को नुकसान नहीं कर सकता। तो ज़्यादातर इलाज इसी ढंग से होता है, मरीज को पाल पोस के बड़ा किया जाता है। ये काम उचित नहीं है करना, क्योंकि ये हमारे अंतरात्मा को ये नहीं सही लगता, इसलिए जो है कि ये मैं वीडियो बनाया। और मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए मेरा चैम्बर है, और इसमें एक चीज़ जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक चार्ट है हमारे रूम में, क्या मुझे लूपस है। तो ये जो लूपस का चार्ट है, ये SLE बीमारी, इसमें देखिएगा कि मिर्गी का दौरा भी लिखा हुआ है, तो इसमें मिर्गी का दौरा भी होता है। चूँकि हम SLE का इलाज करते हैं, इसीलिए जो है कि हम आपको ये दिखलाए कि भाई ये बीमारी भी हम लोग ठीक करते हैं। तो ऐसे रोगियों को भी आप हमारे पास भेज सकते, और नहीं तो फ़ोन से भी जिनको ऑनलाइन इलाज लेना हो वो ले सकते। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो और लोगों तक भेजिए, और लोगों को भी बताइए। लेकिन जो भी माइग्रेन का रोगी हो आपके आसपास में हो, जो भी आपके पास अधिकपारी दर्द का रोगी हो, किसी प्रकार का कमर दर्द, बदन दर्द, माथा दर्द, ये लहर जलन झिनझिन्नी का रोगी हो, किसी भी प्रकार का असामान्य ये जो कंपन का रोगी हो, किसी भी प्रकार का सीजर का रोगी हो, मिर्गी का रोगी हो, जिसको मिर्गी का दौरा बेहोशी का अटैक आता हो, तो उस मरीज को भी हमारे पास भेज सकते, बशर्ते कि वो जो है कि बेचैनी घबराहट उदासी रहता हो, शक का बीमारी रहता हो, तो उस मरीज को भी हमारे पास भेज सकते हैं। ये फ़ोन नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। लेकिन उसी मरीज को भेजिएगा जो अपना भोजन बदलने को तैयार हो जाए, क्योंकि अगर भोजन नहीं बदलिएगा तो दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। आपको कुछ भी मन में प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप जो भी बोलिएगा हम प्रयास करेंगे। आजकल कोविड के चलते मरीज बहुत कम हो गया है, जिसके चलते जो है अब हम इस समय का सदुपयोग वीडियो बनाने में कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हर बीमारी का वीडियो बना के आपके सामने हम ले आएंगे, ताकि भोजन बदल के हर बीमारी को हम ठीक कर सकें। तो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और लोगों तक ये जानकारी जाए। हम मिलते रहेंगे, कुछ भी दिक्कत हो हमको फ़ोन कर सकते हैं, हमारा नंबर दिया। किसी भी प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, जिसके लिए आप जाते हैं रूमेटोलॉजिस्ट के पास, वो आप हमारे पास आ सकते। ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, ये सब भी कारण सबका एक ही, गलत भोजन सुधारने को तैयार हैं तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। तो होलिस्टिक अप्रोच एलर्जी एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में आप हमको जान सकते, और या फिर किसी भी नियरेस्ट डॉक्टर के पास आप जा कर के इलाज करा सकते। तो इसीलिए ये सब बातें मैं बताना चाहता था। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अभी तो मैं प्रयास करता हूँ कि अंग्रेजी में भी अलग से वीडियो बनाऊँ, लेकिन उतना समय की कमी की वजह से नहीं कर पाता। अब देखिए इसी यही वीडियो 53 मिनट का बन गया, तो इसीलिए जो है कि हमारा प्रयास रहता है, कोशिश करेंगे कि इसका अंग्रेजी वर्जन भी बनाएं। और वैसे इंग्लिश में हम शुगर थ्योरी ऑफ एक डिजीज़ पर कोविड में हम बनाए हैं, वो 1 घंटे का वीडियो है, उसमें भी आप देख सकते हैं। कारण तो सबका वही है। तो यही सब बातें थी। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जैकर, एसोसिएट प्रोफेसर एक्स एंड फर्स्ट HOD स्किन BD फ्रॉम 2013 to 2019, यानी करीब करीब 6 साल मैं इंदिरा गांधी में स्किन BD का फाउंडर HOD था। मतलब कि यहाँ पर स्किन विभाग नहीं था, मैंने यहाँ पर आके शुरू किया, और करीब करीब 90,000 मरीज यहाँ देखा, और ये 90,000 का मरीज का अनुभव हमको सिखा दिया कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता। ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना, कम से कम 15 मिनट भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना ताकि विटामिन D पैदा हो, और कम से कम 6 घंटे की भी गहरी नींद नहीं लेना। यही 5 कारण होता बीमारी होने का। तो ये अनुभव से आदमी सीखा, तो ये अनुभव का लाभ और लोग को भी मिलना चाहिए। तो ये वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इससे विमुक्त हो सकें और एक स्वस्थ
मानवता का निर्माण किया जा सके। यही हमारा और आपका भी सबका मोटो यही होना चाहिए। इतने हमारे बातों को बहुत ही प्रेम से, सद्भाव से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अंदर मौजूद परमात्मा को हमारा प्रणाम। इसी ढंग से लोगों को जागरूक करते रहिए। धन्यवाद।